हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मॉस में। आज हम बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति पर। देखिए, भाषा, सबसे पहले भाषा जो है वो संस्कृत की भाषा धातु से बना हुआ है। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम अपनी बातों का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान जिसमें करते हैं वो एक भाषा होती है। तो सबसे प्राचीन हमारे यहाँ की भाषा रही है संस्कृत, क्योंकि वेदों की रचना से भाषा की उत्पत्ति मानी गई है कि जब से हमारे यहाँ वेदों की रचना हुई है, जब से वेद माने गए हैं, तब से ही संस्कृत भाषा को माना गया है। तो वेदों की जो रचना है, ऋग्वेद की रचना, वो 1500 ईसा पूर्व की मानी गई है और तभी से हमारी संस्कृत की उत्पत्ति मानी गई है, क्योंकि हमारे संस्कृत भाषा में ही वेदों की रचना हुई है। तो सबसे प्राचीन हमारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत के दो रूप होते हैं, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक का एक और नाम है उत्तर संस्कृत, और इसका एक और नाम विद्वानों ने दिया है ब्राह्मण संस्कृत। यानी कि कुल मिलाकर के 3 नाम है: लौकिक संस्कृत, उत्तर संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृत। जो संस्कृत हम इस समय पढ़ रहे हैं वो हमारी लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में महाभारत, रामायण, वेदांग, पुराण, आरण्यक आदि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वेदों के बाद में, वो सभी लौकिक संस्कृत में लिखे गए। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो लौकिक संस्कृत है, याद रखेंगे। तो हम समय सीमा को देख लेते हैं। तो जो वैदिक संस्कृत थी उसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि ऋग्वेद से जो शुरुआत हुई है, ऋग्वेद की रचना, और ऋग्वेद के बाद 3 और वेद, चारों वेदों की रचना, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हुई। और लौकिक संस्कृत में वे हमारे सबसे पहले रामायण लिखी गई, वाल्मीकि कृत, फिर महाभारत, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, कि बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए हमारी लौकिक संस्कृत में। तो जब चारों वेदों को मिला करके एक और नाम दिया गया, जिसका जो था संहिता। संहिता आप लोगों ने सुना होगा। तो वेदों को, चारों वेदों को मिला करके एक संहिता बनाई गई, नाम दिया गया उसे संहिता। और जो महाभारत था, महाभारत को एक नाम दिया गया जय संहिता। ये विशेष रूप से याद रखने वाली चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटिव की चीज़ें हैं, कि महाभारत को जय संहिता कहा जाता था और वेदों को संहिता कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आगे हम बात करते हैं। ये हमारा समय सीमा हो गई। वैदिक की समय सीमा को हम नोट डाउन कर देंगे, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर संस्कृत या हमारी लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये हमारी हो गई उत्तर संस्कृत की समय सीमा, ये हमारी वैदिक संस्कृत की समय सीमा हो गई। इसके बाद में एक और जो अगली भाषा आई है वो थी पाली भाषा। पाली भाषा, पाली भाषा की समय सीमा जो थी वो 500 ईसा पूर्व से 1वीं शताब्दी तक इसकी समय सीमा मानी गई है। पाली भाषा में गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने उनके शिष्यों ने
अपनी भाषा यानी कि पाली भाषा का प्रचार प्रसार हर जगह खूब कराया। पाली भाषा को लोग जो थे वो जनभाषा के नाम से जानते थे, क्योंकि उसमें प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा था और पब्लिक में काफ़ी हद तक ये भाषा फैल रही थी। तो जो लोगों की भाषा होती है वो जनभाषा कहा जाता है उसका। एक और इसको नाम दिया गया था प्रथम देशी भाषा, पाली भाषा को ही कहा गया था। इसके बाद में हमारी अगली भाषा आती है प्राकृत भाषा। इसकी समय सीमा प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक ये हमारी प्राकृत भाषा रही है। प्राकृत भाषा को जैन लोगों ने इसको फैलाया, इसका प्रचार प्रसार किया जैनियों ने। और एक चीज और याद रखने वाली है, प्राकृत को ही मलेच्छों की भाषा कहा जाता है। याद रखने वाली कंपटीशन का क्वेश्चन है कि मलेच्छों की भाषा किस भाषा को कहा जाता है, तो प्राकृत को ही मलेच्छों की भाषा कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा, इसकी समय सीमा थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये हमारी जो है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश के मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, ठीक। तो अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ रूप कहेंगे। और अपभ्रंश को एक और नाम दिया गया था, जो अपभ्रंश भाषा के उत्तर अवस्था थे उसको विद्वानों ने नाम दिया था अवहट्ट। और एक और इसको नाम दिया गया था, कुछ लोगों ने इसको अभिहित्था भी कहा जाता था। अभिहित्था पूछ दिया जाता है कंपटीशन में कि अभिहित्था किस भाषा को कहा जाता है। याद रखेंगे कि जो अपभ्रंश भाषा थी उसको ही अभिहित्था एक उपनाम उसका रखा गया था। जैसे कि उत्तर अवस्था को अवहट्ट कहा जाता था, अवहट्ट उपनाम दिया गया था, उसी तरीके से अभिहित्था भी एक नाम दिया गया था अपभ्रंश को। तो अपभ्रंश के बाद में या अपभ्रंश के ही 7 रूप हमें देखने को मिले हैं। 7 रूप कौन कौन से होते हैं जल्दी से देख लेते हैं। अपभ्रंश के 7 रूप या अपभ्रंश को 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश। दूसरा है खस अपभ्रंश। तीसरा पैशाची अपभ्रंश। चौथा ब्राचर अपभ्रंश। 5वां महाराष्ट्री अपभ्रंश। 6ठा अर्धमागधी अपभ्रंश और 7वां मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, ये 7 भाग जो थे वो अपभ्रंश के थे। तो अब हम एक चीज याद रखेंगे कि हमारी हिंदी भाषा कब से मानी गई है, 1000 ईस्वी सन, ठीक है। तो अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी, तो हिंदी की समय सीमा क्या निकल के आई है, 1000 ईस्वी सन। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक संस्कृत रही है। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत। 500 ईसा पूर्व से एक प्रथम शताब्दी तक रही है पाली भाषा।
प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी सन तक रही है प्राकृत भाषा, और 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी तक रही है हमारी अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा मतलब 1000 ईस्वी सन से हमारी हिंदी की या हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ऐसा इसका क्रम चलता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो हमारी उत्पत्ति जो है, अब हमें याद रखेंगे कि हमारी उत्पत्ति का क्रम क्या है और उसकी समय सीमा क्या है। और आगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे उपभाषा और बोलियों पर बात करेंगे। और तब तक के लिए